अब क्वेश्चन 1.21 डिस्कस करेंगे। एट द मोमेंट t इज इक्वल टू 0, a particle leaves the origin and moves in the positive direction of x axis। एक पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, और बोला हुआ है मोमेंट t इज इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन है x इक्वल टू 0, क्योंकि उसने ओरिजिन से चलना शुरू किया है। आगे बोल रहे हैं इट्स वेलोसिटी वेरीज विद टाइम एज, तो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम हमको गिवन है। v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट वेक्टर इंटू 1 माइनस टी अपॉन टाउ। आगे बोल रहे हैं where v naught is the initial velocity vector whose modulus equals v naught is equals to 10 centimeter per second। तो v naught है इनिशियल वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड या उसका मॉडुलस दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाउ की भी वैल्यू दी हुई है, टाउ दिया है 5 सेकेंड, टाउ इज 5 सेकेंड। तो इस इक्वेशन पर आप ध्यान दें, तो टाउ की यूनिट यदि 5 सेकेंड है, मतलब यूनिट सेकेंड है, तो टी की यूनिट भी सेकेंड होगी, तभी ये क्वांटिटी होगी यूनिटलेस और हम 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और 1 माइनस टी अपॉन टाउ ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। वी नॉट की यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वी भी आएगा हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। और इसमें वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, तो वेरिएबल्स हैं इसमें वी एंड टी, यानी टी के साथ वेलोसिटी वेरी हो रही है। आगे बोल रहे हैं फाइंड, पार्ट ए में कह रहे हैं द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट्स ऑफ टाइम 6 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। 3 इंस्टेंट्स पर हमको पोजीशन फाइंड करना है उस पार्टिकल की। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमको गिवन है, अभी हम अलजेब्रिक फॉर्म में ही काम करेंगे और बाद में वी नॉट और टाउ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमको दी हुई है, v इज इक्वल टू वी नॉट वेक्टर 1 माइनस टी बाय टाउ। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, v है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो dx को यहीं रख लेंगे LHS में और dt का कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट वेक्टर इंटू 1 माइनस टी अपॉन टाउ इंटू dt। ऐसी इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए है पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम या पोजीशन एट द इंस्टेंट टी। हमको किन इंस्टेंट्स पर एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए है, 3 इंस्टेंट्स पर। टी इज इक्वल टू बोला है 6 सेकेंड, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड। तो हम फाइंड कर रहे हैं पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ कौन सी लिमिट्स आएंगी x में, 0 टू x, क्योंकि इनिशियल पोजीशन है उसकी 0, इंस्टेंट t पर मान लेंगे पोजीशन है x, तो dx इंटीग्रेट होगा, वो बनेगा x, और उसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x। तो अब ये वेक्टर साइन भले ही आप छोड़ सकते हैं, इस तरफ क्या होगा, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पार्ट्स में ही इंटीग्रेट होगा। पहले वी नॉट डी टी इंटीग्रेट होगा, वी नॉट डी टी बिटवीन लिमिट्स 0 टू टी। इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पर, वी नॉट डी टी, और लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स आएंगी 0 से t की, और ये जो निकल कर आ रहा है ये है एक्स टी, पोजिशन एट इंस्टेंट t। और सेकेंड टर्म क्या है, तो सेकेंड टर्म में वेलोसिटी वी नॉट इंटू टी अपॉन टाउ डी टी, और लिमिट्स 0 से t। वेक्टर साइन मैंने छोड़ दिए हैं। तो आगे इसको सॉल्व करें, तो अब इस x को हम लिख लेते हैं एक्स टी, इंस्टेंट t पर उस पार्टिकल की पोजीशन। यहाँ क्या आएगा, वी नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेट होगा डी टी, तो आंसर आएगा t, और लिमिट्स पुट करेंगे t माइनस 0 इज t। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ वी नॉट ये और टाउ ये दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, बाहर आ जाएंगे, टी डी टी ये होगा टी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स डालने पर भी वो टी स्क्वायर बाय 2 ही होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं टी स्क्वायर और इसके साथ लिख देते हैं यहाँ 2। तो इस तरह ये हमको मिला पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। बस अब ये तीनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं।
हमसे पूछा है पोजीशन 6 सेकंड पर कितनी है, x6, तो बस यहाँ 6 हमको सब्सटीट्यूट कर देना है। v नॉट कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 6 सेकेंड, आंसर आएगा सेंटीमीटर में, माइनस v नॉट इज 10 और टाउ है 5, तो 2 इंटू 5 इंटू टी स्क्वेयर मतलब 36, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10, तो बचेगा कितना 60 माइनस 36, क्लियरली ये है 24 सेंटीमीटर, यानी वो पार्टिकल होगा 24 सेंटीमीटर पर। अब फाइंड करते हैं x10, मतलब इंस्टेंट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर उस पार्टिकल की पोजीशन, तो फिर से 10 इंटू 10 ऐसा होगा, माइनस फिर क्या आएगा 10, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है v नॉट अपॉन 2 इंटू टाउ, ये तो हर बार कैंसिल आउट होगा, टाउ इज 5 और यहाँ टी स्क्वायर मतलब 100, तो ये सब कुछ कैंसिल होकर आ रहा है 0 के बराबर, मतलब वो ओरिजिन पर आ गया। इसका मतलब वो अपनी जो मोशन की डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहा है, पहले वो गया था कहाँ पॉजिटिव x में, और फिर कहीं जाकर मोमेंटरीली रेस्ट में आया होगा और फिर वापस ओरिजिन पर आ गया है, कितने समय के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड। अब x20 फाइंड कर लेते हैं, 20 फाइंड करेंगे तो फिर से v नॉट इंटू टी और v नॉट अपॉन 2 इंटू टाउ, ये तो हर बार कैंसिल हो रहा है, इसको छोड़ सकते हैं, माइनस टी स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर 400 हो जाएगा, और ये है 200, तो ये निकल कर आया है कितना माइनस 200, और आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं -2 मीटर के बराबर। तो ये तीन हमारे आंसर्स हो गए, x6 इज 24 सेंटीमीटर, x10 इज 0 एंड x20 इज 2 मीटर। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में, पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, द मोमेंट्स ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। इंस्टेंट्स पर ध्यान दें, मोमेंट्स पर ध्यान दें, मतलब ऐसे दो टाइम होंगे जब वो पार्टिकल ओरिजिन से होगा 10 सेंटीमीटर पर। तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, आपको x एज फंक्शन ऑफ टाइम ये इक्वेशन पता ही है, इसमें xt की जगह ले लेंगे अब हम 10 सेंटीमीटर, 10 इज इक्वल टू वी नॉट कितना है, वी नॉट है 10 इंटू टी माइनस यहाँ क्या आएगा टी स्क्वायर, क्योंकि 10 तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, वी नॉट इज 10, 2 इंटू टाउ मतलब 2 इंटू 5 इज ऑल्सो 10, वो कैंसिल आउट होकर ऐसी एक इक्वेशन मिलेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं ले गया हूँ LHS में 10t को भी, और ऑलरेडी वहाँ +10 लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, t इज इक्वल टू -b, रूट्स निकालने के लिए t इज इक्वल टू -b, यानी ये तो हो जाएगा +10 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 100 -4ac तो -40 अपॉन 2a मतलब 2 आ जाएगा, 100 माइनस 40 इज रूट 60। अब रूट 60 कैसे फाइंड आउट करें, तो इसकी वैल्यू कहाँ पर होगी, 60 है ये, तो 7 और 8 के बीच में होगी ये, तो ये कैलकुलेटर से मैंने फाइंड आउट कर लिया इसको 7.75 अपॉन 2, और अब दो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी t की, 10 प्लस 7.75 अपॉन 2 करेंगे तो कितना होगा, ये करीब करीब 18 अपॉन 2, तो एक रूट तो आ जाएगा 9 सेकेंड, मतलब 9 सेकेंड पर उसकी पोजीशन है 10 सेंटीमीटर। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, अभी हमने प्लस साइन कंसिडर किया था, अब हम माइनस साइन कंसिडर करेंगे, तो कितना हो जाएगा वो 2.25 अपॉन 2, यानी 1.125, उसको 1.12 सेकेंड कह सकते हैं। तो ये दो वो टाइम हो गए, t इज इक्वल टू
कितने कितने आ गई ये वैल्यूज़, एक वैल्यू आई है 1.12 सेकेंड और दूसरी वैल्यू आई है 9 सेकेंड। इन दो इंस्टेंट्स पर उस पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पर होगी। अब पार्ट सी सॉल्व करेंगे। क्या बोला है मैं पढ़ता हूँ। द डिस्टेंस s कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 and 8 सेकेंड। हमको चाहिए डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। तो जब भी वन डायमेंशनल मोशन हो और उसमें डिस्टेंस की बात हो रही हो तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कहीं वो पार्टिकल मोमेंटरीली रेस्ट में आकर वापस उसी पाथ को रिट्रेस तो नहीं कर रहा है उस इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जैसे यहाँ इक्वेशन दी हुई है आपको वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस टी अपॉन टाउ। तो फाइनल वेलोसिटी जब उसकी ज़ीरो हो जाएगी तब वो मोमेंटरीली आएगा रेस्ट में। तो यहाँ तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं कि जब ये क्वांटिटी 1 माइनस टी अपॉन टाउ ज़ीरो होगी, इन अदर वर्ड्स जब टी टाउ के बराबर होगा तब वो पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। तो आपको वो ड्यूरेशन या वो टाइम पता लग जाएगा जितने समय में ये पार्टिकल रेस्ट में आता है। एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्मॉल टी जब टाउ के बराबर हो, और टाउ कितना दे रखा है हमको 5 सेकेंड, यानी पार्टिकल 5 सेकेंड में रेस्ट में आ जाता है। अब हमको पूछा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड। तो पहला पार्ट यदि करें हम देख रहे हैं कि जो पहला टाइम हमको दिया हुआ है 4 सेकेंड, ये तो 5 सेकेंड से कम है, 5 सेकेंड से कम है, यानी 4 सेकेंड तक वो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करेगा। तो जब ऐसा होगा तब डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को यूज करके एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस वी नॉट अपॉन 2 टाउ इंटू टी स्क्वेयर से डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सीधे ये निकल आएगा वी नॉट टी यानी 10 इंटू 4 यानी 40 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 के बराबर, 24 सेंटीमीटर, मतलब ही 0.24 मीटर। तो ये तो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। अब बात हो रही है 8 सेकेंड की। तो 8 सेकेंड तो 5 सेकेंड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल एक डायरेक्शन में चला होगा, फिर रेस्ट में आया होगा और फिर उसने अपना पाथ रिट्रेस किया होगा, मतलब उसी पाथ पर पलट कर फिर चलने लगा होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जब t ग्रेटर देन 5 सेकेंड हो, जैसा कि यहाँ हो रहा है 8 सेकेंड, तो फिर हमको मोशन को स्प्लिट करना पड़ेगा और या फिर ऑब्जर्वेशन से हम डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे। तो जैसे हम पहले निकालें कि वो 5 सेकेंड में कितना चलता है, जैसा अभी हमने कहा था 5 सेकेंड बाद वो रुक जाता है, एक ही डायरेक्शन में चलता हुआ रुकता है, पर चलता कितना है वो फाइंड करने के लिए t की जगह 5 सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो 10 इंटू 5 मतलब वो हुआ 50 माइनस टी स्क्वायर मतलब 25 यानी 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर एक ही डायरेक्शन में चलकर और वो पार्टिकल मोमेंटरीली आता है रेस्ट में। ये मान लो है ओरिजिन, तो पहले वो इस तरह चलता है पॉजिटिव एक्स में और 25 सेंटीमीटर चलने के बाद रुक जाता है। अब निकालते हैं हम कि उसने कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 सेकेंड में। हमें डिस्टेंस चाहिए पर 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें यदि आप 8 सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 80 माइनस 64 मतलब कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो ओरिजिन से 16 सेंटीमीटर पर आ गया। इस समय कौन सा हो रहा है, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना है 5 और 8 सेकेंड में वो पलट कर, मैं अलग से इस पाथ को दिखा रहा हूँ, हालांकि इसी लाइन पर वो रिट्रेस किया होगा उसने अपना पाथ, पर मैंने अलग से उसको शो कर दिया, वो यहाँ आ गया है 8 सेकेंड के बाद, यानी 5 सेकेंड तक चलकर मोमेंटरीली रेस्ट में आकर और फिर पलट कर ओरिजिन से वो कहाँ आ गया है 16 सेंटीमीटर पर, ओरिजिन से 16 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है
ये डिस्टेंस कितना होगा, 25 माइनस 16 यानी 9 सेंटीमीटर। हमको चाहिए डिस्टेंस, तो 25 प्लस 9 कर देंगे तो हमको 8 सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड विल बी, कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 यानी ये हो गया 34 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चाहें तो 0.34 मीटर लिख सकते हैं। तो सावधान रहना चाहिए जब भी वन डायमेंशन का प्रॉब्लम हो और डिस्टेंस बोला गया हो, तब फिर हमको ये चेक लगा लेना चाहिए कि वो पार्टिकल कहीं मोमेंटरीली रेस्ट में आकर वापस उसी पाथ को रिट्रेस तो नहीं कर रहा है। तब फिर मोशन को स्प्लिट करके या फिर ऑब्जर्वेशन से हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। और एक और बात याद रखें, जब आप काइनेमेटिक्स में ये इक्वेशन पढ़ते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन में एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्चुअली ये है x2 माइनस x1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। प्रॉब्लम नंबर 1.22, the velocity of a particle moving in the positive direction of x-axis varies as, एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी और पोजीशन में ये रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। आगे बोल रहे हैं वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, assuming that at the moment t is equals to 0 the particle was located at the point x equals to 0। तो इनिशियल मोमेंट t बराबर 0 पर वो पार्टिकल है x इक्वल्स टू 0 पर, मतलब ओरिजिन पर। पार्ट ए में हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो पार्ट ए में पूछा है हमको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमको ये इक्वेशन गिवन है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब ये क्योंकि पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। और अब इसे रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, x की टर्म्स को मैं ले जाता हूँ LHS में, तो 1 अपॉन रूट एक्स इंटू dx और dt का कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अल्फा dt। और अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, यहाँ पर लिमिट आएंगी पोजीशन की 0 टू x की लिमिट्स में इसे इंटीग्रेट करेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट 0 टू t। और अब क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो रूट एक्स जब ऊपर जाएगा तो वो बनेगा एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस हाफ प्लस वन, यानी रूट एक्स बचेगा और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा हाफ, वो रेसिप्रोकेट होकर ये 2 बन जाएगा और लिमिट्स पुट करेंगे तब भी ये यही होगा 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू, इस तरफ अल्फा कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डी टी कितना होगा टी, लिमिट्स पुट करेंगे तो टी माइनस 0 इज टी। इस तरह हमको रूट एक्स की वैल्यू मिल गई, रूट एक्स कितना आ गया अल्फा टी बाय 2, ये आ गई रूट एक्स की वैल्यू। और अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पर जो हमको इक्वेशन गिवन था, तो क्या होगा x एलिमिनेट हो जाएगा और उसकी जगह आने लगेगा टाइम, तो हमको वेलोसिटी टाइम पर किस तरह डिपेंड कर रही है ये पता हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर t अपॉन 2, ये है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम हमने मालूम कर लिया है, और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होगा dv अपॉन dt, यानी v की जगह v इन टर्म्स ऑफ या v एज फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो d बाई डी टी ऑफ v, और v कितना है अल्फा स्क्वायर t अपॉन 2, तो अल्फा स्क्वायर बाय 2
ये कांस्टेंट से बाहर आ जाएंगे, dt इज 1, यानी ये एक और आंसर हो गया। एक्सेलरेशन इज अल्फा स्क्वायर बाय 2, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी ये तो कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी का डिपेंडेंस कैसा मिल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और यहाँ यदि पूछेंगे तो एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो पार्ट बी सॉल्व करेंगे। क्या बोला पार्ट बी में? द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट s मीटर्स ऑफ द पाथ। हमको चाहिए मीन वेलोसिटी, उसने कितना कवर किया है s मीटर्स ऑफ द पाथ। तो यह है डिस्टेंस कवर्ड, और यदि उसको डिस्टेंस s कवर करने में डेल्टा t टाइम लगता है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इससे हमको मिल जाएगी मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी s अपॉन डेल्टा t होगी। अब डेल्टा s कवर करने में उसे टाइम कितना लगता है, यह आप यहाँ से पता कर सकते हैं। बस x की जगह हमको सब्स्टिट्यूट कर लेना है s। तो डेल्टा s इज इक्वल टू अल्फा t अपॉन 2। इसका मतलब हमको वो टाइम जो लगा है वो मिल जाएगा। तो डेल्टा t उसको हमने बोला हुआ है, डेल्टा t बराबर होगा 2 s रेज्ड टू दी पावर हाफ, s रेज्ड टू दी पावर हाफ अपॉन अल्फा। तो ये आ गया हमारे पास में टाइम। तो डेल्टा v कितना होगा इस इक्वेशन से? फ्रॉम 1 मीन वेलोसिटी विल बी s अपॉन 2 s रेज टू दी पावर हाफ अपॉन अल्फा। तो अल्फा ऊपर आ जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करें तो अल्फा बाई 2 तो ठीक है, s हाफ को ऊपर ले जाएंगे वो माइनस हाफ बनेगा, और फिर s हाफ ऊपर बच जाएगा, यानी हमारा आंसर होगा अल्फा। इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा रूट s अपॉन 2। तो ये है पार्ट बी का आंसर, जिसमें हमने मीन वेलोसिटी फाइंड की है। तो अब ये एरोडोफ की प्रॉब्लम नंबर 1.23 करेंगे। प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। क्या बोला है? पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली with deceleration whose modulus depends on the velocity v of the particle as। हमको एक इक्वेशन दी हुई है जो है मॉड्यूलस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ऐसा बोला हुआ है पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली, मतलब बात हो रही है मोशन इन वन डायमेंशन की, और हमें दिया है डिक्लेरेशन का मॉड्यूलस यानी मैग्नीट्यूड ए रूट वी, यानी डिक्लेरेशन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको एक माइनस साइन दे देंगे डायरेक्शन के लिए। तो ये है डिक्लेरेशन W इज इक्वल टू माइनस ए रूट वी। आगे बोल रहे हैं वेर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एट द इनिशियल मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट उसकी है इनिशियल वेलोसिटी। फिर व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवर्स बिफोर इट स्टॉप्स। तो पहले हमको निकालना है डिस्टेंस, स्टॉप होने के पहले वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। एक तो हमको ये फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर दैट डिस्टेंस, और उसको टाइम कितना लगेगा, स्टॉप होने तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो W इज इक्वल टू है माइनस ए स्क्वायर रूट वी। अब W मतलब डिक्लेरेशन, इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ए रूट वी। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, रूट वी को ले जाते हैं LHS में, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट वी इंटू डी वी, और dt को RHS में a dt, और इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, और हम मान लेते हैं कि टाइम t पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो इधर आएंगी वेलोसिटी की लिमिट्स v नॉट से v, और इधर आएंगी टाइम की लिमिट्स 0 टू t। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रूट v
न्यूमरेटर में ले जाएं तो v रेज टू दी पावर माइनस हाफ, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा xn dx वाला, xn प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये होगी इंटीग्रल की वैल्यू। तो v रेज टू दी पावर माइनस हाफ प्लस वन, यानी कितना हुआ वो v हाफ अपॉन हाफ, तो वो हाफ रेसिप्रोकेट होकर टू ऊपर आ जाएगा, और इसमें लिमिट्स हमको लगानी होंगी कहाँ से कहाँ तक की, v नॉट से v तक की। अब इस तरफ ये a पॉजिटिव कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dt इज t, और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू t। अब आगे इसको सॉल्व करें तो 2 को तो बाहर लिख लेते हैं, और अब लिमिट्स पुट करते हैं, v की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे v, और फिर v नॉट, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा a इंटू टी, तो ये इक्वेशन बाद में भी हमें काम आएगी। अब हमसे बोला है, क्या बोला है, एट द इनिशियल मोमेंट वेलोसिटी इज v नॉट, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवर्स बिफोर इट स्टॉप्स। तो जब वो पार्टिकल स्टॉप होगा तब उसकी वेलोसिटी v, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और मान लेते हैं कि टाइम उसको लगता है टी नॉट, ये टी नॉट है इंस्टेंट ऑफ टाइम एज वेल एज इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सब्सटीट्यूशंस यहाँ करें तो इसकी जगह तो ज़ीरो आ जाएगा, क्या बचेगा, माइनस टू स्क्वायर रूट वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ए टी नॉट, तो माइनस एडजस्ट हो गया, हमको मिल गया टी नॉट का वैल्यू। टी नॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू रूट वी नॉट बाय ए। तो ये है टाइम जिसके बाद वो पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, मतलब हमको आंसर टू मिल गया है। टाइम इज टी इक्वल्स टू, क्या आया है, टी इज इक्वल टू टू स्क्वायर रूट वी नॉट बाय ए, तो एक आंसर तो ये हो गया। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, अब हमको चाहिए डिस्टेंस, तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन हमें काम आएगी। इसमें से हम v को अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमको चाहिए v की वैल्यू, तो 2 को पहले ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो माइनस ए टी बाई टू हो जाएगा, और फिर ये जो स्क्वायर रूट वी नॉट है इसको भी ले जाते हैं हम RHS में, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं उसको, ये हुआ RHS, और LHS में होगा स्क्वायर रूट v। अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं इस इक्वेशन की, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी नॉट माइनस ए टी बाई टू स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन बनेगी। यह है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी, और dt को कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट वी नॉट माइनस ए टी बाई टू स्क्वेयर्ड इंटू डी टी, ऐसी इक्वेशन बनेगी। और अब इसे इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स, मान लेते हैं कि उसने डिस्टेंस कवर किया s, तो यहाँ लिमिट्स आएंगी 0 से s, और इधर लिमिट्स आएंगी फ्रॉम 0 टू टी नॉट, क्योंकि स्टॉप होने तक का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिमिट 0 से टी नॉट की। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेंगे कि मैं लगा रहा हूँ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो स्क्वायर रूट वी नॉट माइनस ए टी बाई टू, इसको हम सपोज कर लेते हैं u, और इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वी नॉट तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, और इधर माइनस ए बाई टू बाहर, डी टी बाई डी टी इज़ 1, यानी यहाँ आएगा माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी, डी यू अपॉन डी टी, और इसमें से हम डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी टी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई ए टाइम्स डी यू, और ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर करेंगे हम इंटीग्रल में। अब इसमें LHS में तो ये s हो जाएगा, dx का इंटीग्रल x, और ये पोजीशंस हैं 0 से s, मैंने उसको मान लिया है, तो यहाँ तो आ जाएगा s, और इधर इधर RHS में इसको हमने u सपोज किया हुआ है, माइनस स्क्वायर रूट वी नॉट माइनस ए टी को हमने u सपोज किया, ये हो जाएगा u स्क्वायर
और dt का वैल्यू अभी हमने निकाला -2/a टाइम्स du, और लिमिट्स आएंगी फ्रॉम 0 टू t0। आगे इसको सॉल्व करें तो -2/a ये तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट होगा u² du, तो ये हो जाएगा u³/3। तो 3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लिमिट्स हमको लगानी पड़ेंगी u³ में, और u कितना है हमारा, u किसको हमने सपोज किया था, ये है u स्क्वायर रूट v0 माइनस 80/2, इसका क्यूब, यहाँ क्यूब बना देता हूँ, और फिर ये लिमिट्स 0 से t0 की लिमिट्स। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या निकल कर आ रहा है, s -2/3a ये आएगा। और अब लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं तो पहले t0 आएगा, तो माइनस √v0 माइनस a t0/2 होल क्यूब्ड, ये आएगा पहले t0 के सब्सटीट्यूशन पर। और 0 जब t की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे तो बचेगा √v0³ और ये ब्रैकेट बंद। इसको हमें सॉल्व करना है। अब ज़रा ध्यान दें कि √v0 माइनस a t0/2 ये क्या चीज़ है, तो ये है v0 के बराबर। इस पर ध्यान दें, t0 बराबर आया था 2 √v0/a, तो a t0/2 ये होगा √v, ये √v0 ये कैंसिल होकर ये टर्म 0 हो जाएगी। तो फाइनली क्या बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ s बराबर -2/3a, ये तो था ऑलरेडी। अब बचेगा ये √v0³ विद माइनस साइन, तो ये माइनस इस माइनस को एडजस्ट कर देगा, प्लस हो जाएगा ये। और क्या बच रहा है, √v0 का क्यूब, तो हम इसे लिख सकते हैं v0 रेज टू दी पावर हाफ टू दी पावर 3, पावर ऑफ पावर लगाएंगे तो v0 रेज्ड टू दी पावर 3/2, ये हमको मिला डिस्टेंस में। मतलब रुकने तक वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा और उसको टाइम इतना लगेगा। तो ये है आंसर 2 और ये है आंसर 1। तो थोड़ी कैलकुलस इसमें लग रही है, फिजिक्स क्या लग रही है, इस पर ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी मैथ्स तो आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1.24 डिस्कस करेंगे। रेडियस वेक्टर of a point A relative to origin varies with time t as r vector equals to at I cap minus bt square j cap, where a and b are positive constants and I and j are the unit vectors of x and y axes। तो हमको दिया है किसी पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम। r वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है at I cap माइनस बी टी स्क्वेयर जे कैप। ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं और आई और जे हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट पार्ट में हमको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्टरी वाई एक्स, प्लॉट दिस फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी या लोकस या पाथ, ये सब एक ही बात है। और मैथमेटिकली एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप होगा उसे ही कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ लोकस। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए इस पोजीशन वेक्टर को हम कंपेयर कर देंगे विद एक्स आई माइनस वाई जे। तो हमको एक्स और वाई टाइम के साथ किस तरह वेरी हो रहे हैं ये पता हो जाएगा। हम फाइंड कर रहे हैं लोकस की इक्वेशन। तो x कितना है, x है at और y कितना होगा, कंपैरिजन करने के बाद y इज इक्वल टू होगा -bt²। तो आपको यदि लोकस चाहिए, लोकस की इक्वेशन चाहिए, तो इस इक्वेशन 1 से t को फाइंड आउट करेंगे और सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। मतलब हमको t को एलिमिनेट करना है। तो t इज इक्वल टू कितना है इक्वेशन 1 से, वो है x/a, और x/a सब्सटीट्यूट करेंगे
इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू होगा माइनस बी इंटू टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है यही ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है, y इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियरली ये है पैराबोला। तो जो प्लॉट आएगा वो कैसा होगा, वो होगा पैराबोला। और किस तरह का पैराबोला होगा, ये होगा डाउनवर्ड्स पैराबोला। अब आप इसको यदि प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट किस तरह का आएगा, ये मान लो है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जो ग्राफ होगा वो इस तरह का ग्राफ होगा, डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो ये पहले पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, बी में बोल रहे हैं द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन w वेक्टर्स एज वेल एज द मॉडुली ऑफ दीज क्वांटिटीज। मतलब हमको चाहिए वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर और दोनों के मॉडुलस पार्ट बी में। तो पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो जैसा अभी हमने इस पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर को r इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वाई जे से कंपेयर किया तो हमको x की वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल्स टू मिला ए टी। और अब इस x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो x डायरेक्शन की हमको वेलोसिटी मिल जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी। एल एच एस में वो वी एक्स होगा और आर एच एस में क्या आ जाएगा a, क्योंकि डी टी अपॉन डी टी होगा 1। तो यह है वी एक्स। इसी तरह y इज इक्वल टू माइनस बी टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिल जाएगा वी वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर एच एस को तो माइनस बी बाहर आएगा और डी डी टी टी स्क्वायर टू टी होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस टू बी टी। इस तरह वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप। वी एक्स मतलब ए के साथ लगा देंगे आई कैप क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड है टू बी टी और डायरेक्शन के लिए इसमें जे कैप लगा देंगे। तो ये हुआ वेलोसिटी वेक्टर। अब इस वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस हमसे पूछा हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर पूछा है और उसका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आई और जे के कोएफिशिएंट्स की स्क्वेयरिंग करेंगे और दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा ए स्क्वायर और माइनस टू बी टी स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 4 बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया मॉडुलस वेलोसिटी का। अब हमें चाहिए है एक्सेलरेशन वेक्टर और उसका मॉडुलस। तो यहाँ एक्सेलरेशन को बोला गया है w। तो w वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमको वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर रखी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी डी टी ए आई माइनस टू बी टी इंटू जे कैप। अब जब ये पहली टर्म ए आई कैप ये डिफरेंशिएट होगी तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगा ज़ीरो। और यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस टू बी बाहर और डी टी बाई डी टी 1 होगा और डायरेक्शन के लिए यहाँ लगा देंगे जे कैप। तो ये आ गया हमारे पास में एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या आ गया एक्सेलरेशन वेक्टर, माइनस टू बी इंटू जे कैप। और इसका मॉडुलस कितना होगा, w का मॉडुलस वो होगा j के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, यानी वो बचेगा 2b के बराबर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे c में बोला हुआ है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स w एंड v। वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो टाइम पर किस तरह डिपेंड कर रहा है वो हमसे फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। तो अब मैं अगली शीट ले लेता हूँ, इसमें सॉल्व करते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी में हमको इन दोनों वेक्टर्स वेलोसिटी वेक्टर जो कितना आया था, वेलोसिटी वेक्टर आपको याद आया होगा वो था ए आई माइनस टू बी टी जे कैप, और
एक्सेलरेशन वेक्टर कितना था, वो था -2b जे कैप। हमको इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है उसका टाइम पर डिपेंडेंस देखना है। तो डॉट प्रोडक्ट की यहाँ प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। आप जानते हैं दो वेक्टर्स यदि ए और बी हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉस थीटा कितना होता है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ किन वेक्टर्स की बात हो रही है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर ये आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इन्हीं दोनों वेक्टर्स के होंगे मैग्नीट्यूड्स। तो बस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहले इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, v डॉट डब्ल्यू। तो w की इक्वेशन में i की कोई टर्म नहीं है तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। बस इन दोनों का हमको प्रोडक्ट कर लेना है, 2bt का और 2b का। तो कितना आ जाएगा ये 4b² t अपॉन मैग्नीट्यूड इसका पहले लिख लेते हैं एक्सेलरेशन का, वो कितना है 2b, और स्क्वायर रूट के अंदर इसका मॉडुलस v का जो आएगा a² प्लस 4b² t²। और अब आगे सॉल्व करें तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, एक b भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच रहा है 2bt और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर a² प्लस 4b² t²। तो ये आया हमारे पास में cos थीटा। तो ये इक्वेशन भी हमको ये बता रही है कि थीटा किस तरह टाइम पर डिपेंड कर रहा है। पर बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो tan अल्फा करके दिया हुआ है, वो कैसे, तो यहाँ एक राइट ट्रायंगल हम बनाते हैं। हमको cos थीटा की वैल्यू मालूम है, मतलब हमको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पता है। अब बेस कितना है, यहाँ पर बेस है 2bt और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, वो होगा √a² प्लस 4b² t²। तो आप ऑब्जर्वेशन से ही ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा a² प्लस 4b² t² का रूट, ये हो रहा है हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर है a। और ये एंगल यदि अल्फा हो तो हम tan ले सकते हैं इसका। tan अल्फा कितना हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर a अपॉन बेस, और बेस कितना है 2bt, और बुक में ये आंसर लिखा हुआ है। तो ये है डिपेंडेंस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऑन टाइम। अब अगला पार्ट करते हैं, पार्ट डी। अगली शीट ले लेता हूं मैं। पार्ट डी में बोला हुआ है द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ द मोशन एंड मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। हमको चाहिए एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो उसके लिए हमको जरूरत होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टाइम t वो कितना होगा, तो ऑलरेडी गिवन था, r वेक्टर बराबर होगा at I कैप माइनस bt² j कैप। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको हमें टाइम से डिवाइड कर देना है यदि हमको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर यदि चाहिए है तो क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो at I कैप माइनस bt² j कैप अपॉन टी। तो इसको सॉल्व करें आगे, टी का डिवाइड कर दें दोनों टर्म्स में, तो यहाँ मिलेगा हमको ai कैप और यहाँ आएगा bt j कैप। तो ये है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। और मैग्नीट्यूड ऑफ मीन वेलोसिटी वेक्टर वो कितना हो जाएगा, तो बस इसका मॉडुलस यदि चाहिए है, इसका मॉडुलस लेने के लिए हमको i और j के कोएफिशिएंट्स देखने पड़ेंगे, उनकी स्क्वेयरिंग करेंगे, उनको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो a² प्लस b² टाइम्स t²। तो एक आंसर ये है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ मीन वेलोसिटी वेक्टर, और ये है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो ये एक आंसर है।
ये पार्ट डी भी सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम 1.25 डिस्कस करेंगे। क्या बोला है? पॉइंट मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई according to the law x equals to 80 and y is equals to 80 into 1 minus alpha t, where a and alpha are positive constants and t is time। एक पॉइंट या एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करता है और जिन लॉज को फॉलो करके वो मूव कर रहा है वो लॉज हमको दिए हुए हैं। x इज इक्वल टू 80 और बोला है y इज इक्वल टू 80 इंटू 1 माइनस अल्फा टी। 80 इंटू 1 माइनस अल्फा टी, यानी ये दो इक्वेशंस बता रही हैं कि उसके x और y कोऑर्डिनेट टाइम पर किस तरह डिपेंड कर रहे हैं। टाइम के साथ उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किस तरह वेरी हो रहा है। a और अल्फा कांस्टेंट्स हैं और t है टाइम। पहले पार्ट में हमको फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्टरी yx। तो ट्रेजेक्टरी हमने पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड की थी। ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको करना क्या होता है, t को एलिमिनेट। तो इक्वेशन 1 में से x इज इक्वल टू 80 में से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। t हो जाएगा x बाई ए और उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो y इज इक्वल टू ए टी, ए इंटू एक्स बाई ए, ऐसा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा टी। टी फिर से यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ a तो कैंसिल आउट हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर सिर्फ x बचेगा और अंदर क्या होगा, अंदर होगा 1 माइनस अल्फा एक्स अपॉन ए। तो x का आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, x माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय ए। तो ये उसकी ट्रेजेक्टरी या लोकस की इक्वेशन हो जाएगी। पार्ट बी में कह रहे हैं द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन w ऑफ द पॉइंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। पार्ट 2 में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो x इज इक्वल टू ए टी दिया हुआ है, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी dx अपॉन dt, ये vx हो जाएगा। और इस तरफ d dt 80 में a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, dt अपॉन dt इज 1। तो ये है वेलोसिटी अलोंग x। अब y की इक्वेशन क्या दे रखी है हमको, y इज इक्वल टू है, इस 80 का आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 80 माइनस a अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा इसको लिख लें और विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें तो वी वाई आ जाएगा। तो वी वाई इज इक्वल टू होगा a माइनस 2a अल्फा टी। तो ये आ गया वी वाई। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर को हम कैसा लिखेंगे, तो उसका x कंपोनेंट मतलब ही vx वो है a, तो a आई कैप प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट दैट इज a माइनस 2a अल्फा t टाइम्स j कैप। आप चाहें तो इसमें से a को बाहर भी कर सकते हैं ब्रैकेट के। तो ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, तो मॉडुलस के लिए बस i और j के कोएफिशिएंट्स लेंगे, उनकी स्क्वेयरिंग करेंगे, उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या आएगा, पहले आएगा a स्क्वायर और उसके बाद प्लस a माइनस 2a अल्फा टी स्क्वायर। तो ये होगा v का मॉडुलस। अब आगे आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सेकंड टर्म में a को यदि बाहर कर लें तो a स्क्वायर बन के बाहर आएगा और a स्क्वायर का रूट बाहर लिख लेते हैं a के बराबर। स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, फिर यहाँ आने लगेगा 1 और उसके अलावा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 अल्फा टी होल स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी का मॉडुलस आ गया। अब एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करते हैं। तो ये वेलोसिटी है x डायरेक्शन की, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। a तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया और इसे डिफरेंशिएट करेंगे vy को तो ay मिलेगा। तो वो कितना होगा, ay बराबर d dt a, ये तो 0 हो जाएगा और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 2a अल्फा टी को
तो इसमें से -2a अल्फा बाहर आएगा, dt 1 हो जाएगा, यानी ये है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अब वेक्टर फॉर्म में लिखें इसे, तो w वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखेंगे x कंपोनेंट तो 0 है, सिर्फ इसमें है y कंपोनेंट, मतलब ही ay 2a अल्फा और इसके साथ j कैप। तो ये आ गया w वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे तो यही आ जाएगा 2a अल्फा। तो ये एक्सेलरेशन का मॉडुलस हो गया। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। द मोमेंट t नॉट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एन एंगल π/4 विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। हमको वो इंस्टेंट ऑफ टाइम बताना है जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच एंगल है π/4। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं दोनों वेक्टर्स लिख लेता हूँ। वेलोसिटी वेक्टर हमने फाइंड किया था ए आई कैप प्लस ब्रैकेट के अंदर a माइनस 2a अल्फा टी टाइम्स j कैप, ये था वेलोसिटी वेक्टर। और एक्सेलरेशन वेक्टर मतलब ये w वेक्टर वो कितना है, तो वो था -2a अल्फा j कैप। तो ये वेलोसिटी वेक्टर और ये एक्सेलरेशन वेक्टर। हमसे बोला है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम टी नॉट फाइंड करो जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल हो 45 डिग्री। तो क्रॉस, यार ये क्या हो रहा है। तो पहले मैं वो दोनों वेक्टर्स लिख लेता हूँ। वेलोसिटी वेक्टर हमने फाइंड किया था ए आई कैप प्लस a टू ए अल्फा टी टाइम्स j कैप, ये है वेलोसिटी वेक्टर। और एक्सेलरेशन वेक्टर ये हमने फाइंड किया था -2a अल्फा j कैप। हमसे बोला है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम फाइंड करो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच एंगल हो 45 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू v वेक्टर डॉट d वेक्टर w वेक्टर। तो पहले मैं दोनों वेक्टर्स लिख लेता हूँ। v वेक्टर इज इक्वल्स टू हमने फाइंड किया था ए आई कैप प्लस ब्रैकेट के अंदर a माइनस 2a अल्फा टी टाइम्स j कैप, ये था वेलोसिटी वेक्टर। और एक्सेलरेशन वेक्टर हमने फाइंड किया था -2a अल्फा j कैप। हमसे पूछा हुआ है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम t नॉट जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच एंगल हो 45 डिग्री। तो हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू होगा v वेक्टर डॉट w वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का या मॉड्यूलस का प्रोडक्ट। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों वेक्टर्स का हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इस w की इक्वेशन में आय तो है ही नहीं, तो a इंटू 0 इज 0, बस हमको इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। एक माइनस साइन आएगा, एक माइनस साइन आएगा, 2a अल्फा मैंने पहले लिख दिया है। और उसके बाद इसमें से a आप चाहें तो कॉमन कर लें, a कॉमन करके और अंदर लिख लेते हैं -2 अल्फा टी, ऐसा लिख लिया न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में दोनों के मॉड्यूलस लेने हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस कितना होगा, तो ये तो 2a अल्फा ही रहेगा, 2a अल्फा ही रहेगा। और इसका मॉड्यूलस लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस इसमें से भी ये कॉमन कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अल्फा टी
होल स्क्वायर। और अब ये अल्फा 2 और ए ये तीनों कैंसिल आउट हो गए। इसमें से भी ए स्क्वायर को हम बाहर करेंगे तो ए बनकर बाहर आएगा, इस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है, माइनस साइन के साथ 1 माइनस 2 अल्फा टी। और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर तो मैंने बाहर कर दिया है, ए बनाकर उसको इससे कैंसिल कर दिया है। अंदर बचेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 अल्फा टी होल स्क्वायर। और 1 प्लस 1 माइनस 2 अल्फा टी होल स्क्वायर, ऐसा आएगा ये 2 अल्फा टी होल स्क्वायर। और यहाँ थीटा की जगह हमको 45 सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस 45 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2। अब आगे इसे सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो ये जब आएगा एलएचएस में और इसकी स्क्वेयरिंग होगी तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा टी होल स्क्वायर, ये आएगा एलएचएस में। और आरएचएस में क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होकर ये इधर आ जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 2 अल्फा टी होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब आप यदि इसे x मान लें 1 माइनस 2 अल्फा टी को, तो एलएचएस में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ हम कहेंगे कि लिखा हुआ है 2x स्क्वायर। इस टर्म को ले जाता हूँ मैं आरएचएस में और यहाँ लिखता हूँ अब 1 इज इक्वल टू, अब इस टर्म को हम ट्रांसपोज कर लेंगे आरएचएस में, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस 2 अल्फा टी स्क्वायर, ये बच जाएगा। और इसको ओपन कर लेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो पहली टर्म क्या आएगी 1, दूसरी टर्म आएगी 2ab यानी 4 अल्फा टी, और तीसरी टर्म होगी बी स्क्वायर मतलब 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब इसमें से ये 1 1 तो कैंसिल आउट हो रहे हैं और -4t को हम ले जाते हैं एलएचएस में, तो 4 अल्फा टी इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो क्या होगा, एक अल्फा और टी कैंसिल आउट, ये 4 भी कैंसिल आउट, यानी 1 इज इक्वल टू हो गया अल्फा टी। हमको चाहिए था वो टी जिसको बोला हुआ है यहाँ टी नॉट, तो टी नॉट कितना हो जाएगा, तो टी नॉट हो जाएगा 1/अल्फा के बराबर। तो ये पार्ट सी का आंसर है।